जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कक्षा 9वीं का भारत एक सामान्य परिचय, जैसे कि हमने सिलेबस पर देखा है। तो पहला देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप बनावट, और यह कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जरूर देखें, वह उनके लिए स्पेशल बनाया गया हूँ। इस वीडियो कंटेंट को बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, भारत एक विशाल देश है, ठीक है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला है। जो हिमालय है वह सबसे ऊंची चोटी है और नवीनतम है, और यह नवीनतम है, अर्थात इससे पहले जो है अरावली हुआ और भी बहुत सारे पर्वतमाला है वह इससे पहले हुआ। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ है। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इन नदियों की गहरी घाटियाँ यहाँ हमारे देश में जम्मू कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। कारगिल जो है अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, वही राजस्थान में थार का मरुस्थल जो है सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। और उसके बाद फिर मेघालय के मासिन राम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लोगों के खान पान, रहन सहन सब अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। उससे पहले एक बार और एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर, ठीक है, एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत है श्रृंखला है, और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूर्व तक धनुष आकार बनावट ये हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, ठीक। अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो पहला है, इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची है कौन सा पर्वतमाला? हिमालय, ठीक है। हिमालय जो है सबसे ऊंचा है, जो कि नवीनतम है। और हमारे देश में जम्मू कश्मीर का कारगिल जो है, कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। और राजस्थान में थार का मरुस्थल जो है सबसे गर्म मरुस्थल है। मेघालय के मासिनराम में दुनिया का सर्वाधिक वर्षा होता है। और वनस्पतियों के मामले में यहाँ पर बहुत सारे विभिन्नता दिखाई देता है। और फिर इसके उत्तर पश्चिम में किसके, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत है, जो कि पाकिस्तान में है। और उत्तर में हिंदू कुश है, ठीक है। इसके पूर्व से पश्चिम तक धनुष आकार बनावट लिए हिमालय पर्वत विद्यमान है। और इसके उत्तर पूर्व में अराकानियोमा पहाड़ी स्थित है। और अगर आगे देख लेते हैं, ये आगे रहा जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तटों से होते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाते हैं, ठीक है। दक्षिण से उत्तर काली लकीर को देख सकते हैं, काली लकीर को। अब इसके बाद जो है इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उड़ती लहरें लगातार टकराती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह जो प्रदेश है भारतीय उपमहाद्वीप, वह सभी दिशाओं से अभेद्य एवं दुर्गम्य है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यह भारत का एक सामान्य परिचय रहा। आप इसे मैप में बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। उससे पहले एक बार देख लेते पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट से और मिल जाता है। और उसके बाद जो है इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारे से पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मैप में बताऊंगा और जल्दी समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अब मैप पर चलते हैं, और जितना भी इधर कभी इन दोनों को मैप में बताऊंगा, बड़ा ही आसान से समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा मैप, और इसमें जो है जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर सबसे अधिक ठंडा इलाका है। और वहीं यह राजस्थान है, यहाँ थार मरुस्थल है, यह सबसे गर्म इलाका है भारत का। और इधर असम में असम बोल रहा हूँ, मेघालय, यहाँ मासीराम है, जहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है। और क्या टॉपिक है हमारा, और यहाँ पास टॉपिक है नवीनतम पर्वतमाला हिमालय। तो इन क्षेत्रों में पूरी तरह से हिमालय उपस्थित है, ठीक है, इन क्षेत्रों पर हिमालय उपस्थित है। और इसके बाद किर्थर और सुलेमान पर्वत, ठीक है, इसे किर्थर और सुलेमान जो पर्वत पहाड़ी है ना, उसे आप हिमालय का
जो बेसिकली अभी डाला हूँ इसमें वीडियो, उससे देख लेना। हिमालय, प्रादेशिक हिमालय, वह भी इसी बुक से आधारित है, देख लेना। और उसमें मैथ द्वारा अच्छा समझाया गया है। और फिर पश्चिम में हमारा अरब सागर है, ये रहा पश्चिम। देखिए, इधर को कहते हैं पश्चिम, इधर को कहते हैं पूर्व, उत्तर और दक्षिण, ठीक। और ये रहा पश्चिम दिशा, और इधर है अरब सागर, और पूर्व दिशा में है बंगाल की खाड़ी, और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से आपका यह है भारत का परिचय है। और आगे और देख लेते हैं। यहाँ पास और दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ नहीं होती, न ही इसमें निर्मित विस्तृत मैदान होते, ठीक है। अर्थात बोला जा रहा है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता ना, तो इसमें न तो नदियाँ होता और न ही मैदान होता, जो कि उत्तर का विशाल मैदान है, यह भी नहीं होता, इस प्रकार से बताया जा रहा है। और अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। क्या होता? मरुस्थल होता, रेतीला इलाका होता। और इसके बाद सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, ठीक है। इन्हीं पर प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। लगभग 67,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिम एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। पश्चिम एशिया, ये रहा, इधर के इलाके जितना भी है वह पश्चिम एशिया है, और उधर से पहुंचा अब उपमहाद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम, उत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटे और दर्रे भी मौजूद हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं खैबर एवं बोलन। और खैबर दर्रे से जो है प्राचीन में आर्य भारत आए थे, और इसी प्रकार से यहाँ पास बोला जा रहा है कि अफ्रीका से कुछ मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए आए, वो भी इन्हीं दर्रों से भारत में आए थे। और उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले, ठीक है। और जो यहाँ पास है उत्तर के दर्रे, इसे भी आप मेरे ही इसी चैनल पर महत्वपूर्ण दर्रों को देख लेना, उसमें भी मैंने इन्हीं को बेस लेकर बताया हूँ आपको, ठीक है। तो इसे उन्हीं पर देख लेना। और एक वीडियो और डाला हूँ मैं इसमें, भारत एक सामान्य परिचय, उसे भी देख लेना। उसमें मैप थ्रू आपको पूरा बताया गया है, आप भूलेंगे नहीं। इस मैप को भी उसमें शामिल किए गए हैं, तो उसे ज़रूर देखना। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसे देख लेते हैं एक बार इस प्रकार से। और जो यहाँ पर दिया गया है ना, कर्क रेखा जो है वह 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अर्थात गुजरात, ये मैप रहा, इसमें देख लेते हैं। ये गुजरात का एक छोर हो गया, और इधर अरुणाचल प्रदेश का एक छोर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र है इसमें 2 घंटों का अंतर है। समय हम देखते हैं उसके अनुसार से 2 घंटों का अंतर है। और यहाँ पास एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वह है ये रहा, दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है। इनके संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, एस से साउथ, ए से एशियन, और ए है उससे एसोसिएशन, आर से ऑफ रीजनल, और सी से कॉरपोरेशन। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है, का गठन किया गया। किस लिए? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इनका गठन किया गया। और इसके बाद फिर है वह है भारत की केंद्रीय स्थिति। इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती है। बहुत सारे देशों से हमारे देश की सीमा मिलती है। इसे भी आप भारत एक सामान्य परिचय में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसी में डाला हूँ। और उसके बाद नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। इसलिए इस गठन का दक्षिण एशिया के देशों ने आपसी राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति के लिए सार्क का गठन किया, ठीक। इस प्रकार से हमारा यह कंप्लीट रहा। और कंप्लीट नहीं, थोड़ा और देख लेते, इधर और है, इसे उन वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है। तो ये रहा पहला,
भारत में 22 भाषाओं का संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा है। 22 भाषाओं को जो है संविधान की दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जो है लगभग 1600 के आसपास है। ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। ठीक है, विभिन्न प्रांत और समुदायों की भाषा है। कितना 22 भाषाएं जो है वह संविधान से मान्यता प्राप्त है और लगभग 1600 जो है वह भारत में बोली जाने वाली भाषा है। और भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई। ठीक, इसमें स्क्रीन बंद हो गया था। यहाँ पास देख लेते हैं। 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा प्रदान है और लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है। और सभी धर्मों भारत में विश्व के सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी है। इस प्रकार से यह हमारा भारत एक सामान्य परिचय है। पास समाप्त करते हैं। इसमें है शिकार एवं पशुपालन। उस टाइम जब आदिमानव का काल था ना, उस टाइम इसी पर निर्भर थे। और दुर्गम क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। और उसमें जो जनजाति वह है गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि 600 से भी अधिक विभिन्न जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। गोंड और भील जो है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ये रहा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, इन दोनों का क्या है, गोंड और भील है। और संथाल जो है वह झारखंड का है, संथाल झारखंड का। और सहरिया शायद तक उड़ीसा का है, सहरिया मुझे नहीं पता। और नागा का है, वह है नागालैंड का। ये रहा नागालैंड, यहाँ पास नागा जनजाति। और मिरी जो है वह असम का जनजाति है। और फिर डाफला या अरुणाचल प्रदेश का जनजाति। तो इस प्रकार से हमारा भारत एक सामान्य परिचय यहीं पास समाप्त होता है। और जो 2 वीडियो और डाला हूँ, लगभग 3 वीडियो जो इसी से रिलेटेड है, उसमें है हिमालय है, प्रादेशिक हिमालय, उसे देख लेना। और फिर है हिमालय ना, प्रादेशिक हिमालय। और है महत्वपूर्ण दर्रे, उसे देख लेना। और एक है भारत एक सामान्य परिचय। और इसमें जो है पूरा मैप थ्रू बताया गया हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत सामान्य परिचय, इसे भी देख लेना चैनल पर जाकर। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते, बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद।